बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा और ट्रांसफर का किया विरोध, नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। और गए आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी, नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले अध्यक्ष का खेल जारी। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ा दी ठंड, तापमान का पारा गिरने से बड़ी कनकनी, जान ले अपने जिले का हाल। बिहार का वह अनोखा गांव जहां 50 सालों से नहीं निकली कोई बारात, वजह जान करके छूट जाएंगे आपके पसीने। नीतीश सरकार ने निकाली एक और बम्पर वैकेंसी, सरकारी स्कूलों में जल्द होगी 2301 सहायक और फिर ऑफिस अटेंडेंट की नियुक्ति। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए बिहार में महाभारत, दिल्ली की दौड़ लगा रहे भाजपा नेता, महागठबंधन में भी खींचतान। बदलते मौसम में गले में होने वाले इन्फेक्शन और सूजन से हैं परेशान तो अपना ये टिप्स, तुरंत मिलेगा आराम। बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को झाड़ू मार करके बाहर कर दें, प्रशांत किशोर ने किया बड़ा अपील। कैसे बनेगा वंशावली प्रमाण पत्र, लोगों के लिए सिरदर्द बनी सरकार की नई नियमावली। स्पीकर नहीं देंगे इस्तीफा तो हम हटा देंगे, विधानसभा अध्यक्ष के 2 टूक बयान पर भड़का सत्ता पक्ष, कहा हर हाल में देना होगा रिजाइन। पत्ते हिलाने से कुछ नहीं होता, दम है तो यूट्यूबर मनीष कश्यप ने के पाठक को दी खुली चेतावनी। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बदल सकती है तस्वीर, जेडीयू के 1, बीजेपी के 2 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्र के हवाले से आ रही खबर। आडवाणी से मुलाकात के बाद नीतीश ने दी पहली प्रतिक्रिया, मीडिया में कह दी बड़ी बात। बिहार में होने वाली है बड़ी टूट, आरजेडी का बड़ा दावा, कहा इंतजार कीजिए जल्द होगा बड़ा खेला। वह रे बिहार का शिक्षा विभाग, 12 साल से शेर को बाग पढ़ा रहे थे स्कूल, ऐसे हुआ खुलासा। रेलवे में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 10वीं ITI पास करे आवेदन। तेजस्वी पर शराब पीने का आरोप, भाजपा नेता बोले इसकी जांच होनी चाहिए, रामबली सिंह के पास होंगे सबूत। बिहार में एक बार फिर से आएंगे राहुल गांधी, पूर्णिया के बाद अब इस जिले में करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश, एनडीए में वापसी के बाद हुई पहली मुलाकात, बिहार के विकास समेत कई मुद्दों पर हुई बात। अमित शाह से मिले सीएम नीतीश, बिहार समेत कई सियासी मुद्दों पर हुई बात। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर के बड़ी जानकारी, 14 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है शामिल। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बड़ा बयान जारी करके राज्य के यानी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब पूरी तरीके से शराबबंदी का कानून लागू है, तब पिछली सरकार के समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर शराब पीने का आरोप एक गंभीर मामला है, राज्य सरकार को इसकी विस्तृत जांच करानी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पद पर रहने उनकी ही पार्टी के विधान परिषद सदस्य रामबली सिंह ने यदि आरोप लगाए हैं तो फिर उनके पास कुछ प्रमाण भी होंगे। उन्होंने कहा है कि किसी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त या फिर बहाल करना सभापति का विशेष अधिकार है, लेकिन शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप की जाँच तो राज्य सरकार करा ही सकती है। यहाँ सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शराब पीने, रखने या फिर उनके व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून 2016 से लागू है। जहाँ कानून तोड़ने
पर जब सामान्य नागरिक को दंडित किया जाता है तब तेजस्वी यादव के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने के नाते तेजस्वी यादव पर शराबबंदी कानून लागू करने की जिम्मेदारी थी, जबकि उन पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगना कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। यह तापमान का पारा गिरने से कनकनी भी बढ़ गई है। साथ ही साथ बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है, जब बिहार में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। अगले 2 दिन पछुआ हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जिसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दिन का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं पर रात्रि का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान बिल्कुल भी साफ रहेगा और फिर धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी की शुरुआती 15 दिन सुबह शाम कोहरे और फिर ठंड का प्रभाव रहेगा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम के बाद ठंड सता सकती है। वहीं पर 3 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर 6 फरवरी तक सुबह बिहार में रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बिहार में कल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में मेघ गर्जन और ठनके की भी आशंका है। आपको बता दें कि पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 फरवरी के बीच 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पर पटना सहित 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और 8 शहरों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार का अभी हम एक ऐसे गांव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर 50 सालों से कोई भी बारात नहीं निकली है। वजह जानकर के आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको बता दें कि भारत की संस्कृति, विरासत और फिर सादगी बहुत ही विभिन्न और फिर दिलचस्प है। इस देश की विशिष्टता पूरी दुनिया में प्रचलित है। भारत के बिहार राज्य में एक ऐसा गांव है जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इस गांव का नाम है बरुआ कला है। बरुआ कला गाँव कैमूर जिला में स्थित ये गांव राजधानी पटना से करीब 300 किलोमीटर की दूर पर है। इस गांव को कुंवारों का गांव भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस गांव को ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो इन गांव में 50 साल से कोई भी शादी नहीं की है। बरुआ कला गांव बिहार के बेहद पिछड़े इलाके में आता है, जहां आपको कभी ढोल की आवाज़ या फिर शहनाई की गूंज नहीं सुनाई देगी। इस गंभीर समस्या के पीछे कई कारण हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ के पुरुष शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार और अन्य कारणों के कारण यहाँ कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। यहाँ पर कोई भी अपनी बेटी को नहीं देने चाहते हैं। इस गाँव के करीब 150 पुरुष अविवाहित हैं, जिसकी वजह हर गाँव की समस्या जैसे ही है। जब बिहार पिछड़े इलाके में होने के कारण यहाँ की सरकार विकास पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। इस गांव में बिजली, पानी और फिर सड़क के हालात पिछले कई सालों से ख़राब है। इस गांव का पुलिस स्टेशन 45 किलोमीटर दूर है। साथ ही पानी भरने के लिए गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि इस गांव के 12 हैंडपंप भी सूख गए हैं, पानी नहीं देते हैं। इस गांव में पहली शादी 2017 में हुई थी। दरअसल इस गांव में शादी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आदमी शादी करने के लिए भाग्यशाली है तो फिर उन्हें भी उसे पहले गांव छोड़ करके ऐसी जगह पर गेस्ट हाउस लेना पड़ता है जहां पर सभी सुख सुविधाएं हो। बताया जाता है कि इस गांव में पहली शादी 2017 में हुई थी। इतने सालों बाद पहली शादी में अजय कुमार यादव का स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था। वह भी ये शादी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गांव वालों ने खुद ही पहाड़ों और फिर जंगलों को काट करके 6 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी थी, ताकि शादीशुदा जोड़ा आराम से घर जा सके। इस गाँव का हाल को जान करके आप कोई भी रो काँप गए होंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या फिर इसका मेन कारण क्या है, इसका दोषी कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका दोषी वहाँ के स्थानीय लोग हैं, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि, या फिर सरकार, राज्य सरकार, या फिर केंद्र सरकार। जो भी आपको दोषी लगता हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर इस गांव के हालात का आखिर असल जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं 2017 में शादी हुई थी, पहली शादी, लेकिन अब तक कोई भी शादी नहीं हो पाई है वहाँ पर। इसको सोचने पर बड़ा ही अजीब फीलिंग आता है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां बिहार में नीतीश सरकार ने एक और बम्पर वैकेंसी निकाली है। जहां सरकारी स्कूलों में जल्द ही 2301 सहायक और ऑफिस अटेंडेंट की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय सहायक के 1172 और परिचारी के 1129 पद को स्वीकृत किया है।
जहाँ सृजित किया है। जहाँ सृजित पदों में 50% पद पर अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति होगी, जबकि बचे हुए 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। जहाँ शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राजकीकृत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपयुक्त पदों के सृजन के बारे में सभी विद्यालयों को समुचित किया गया है। जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कहा है कि संबंधित विद्यालय में राज्य प्रमंडल और फिर जिला संवर्ग के जिन प्रधान अध्यापक, शिक्षक और फिर कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हुई है, या उसके परिवार वालों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में 50% पद आरक्षित होंगे। दोनों प्रकार के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा का विरोध करने से मना किया था। राज्य अकादमी का दर्जा देने के लिए आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। जहां उन्होंने कहा था कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उनकी नौकरी भी जाएगी। जहाँ इसके बावजूद भी नियोजित शिक्षक आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच गए, जहां भारी संख्या में मौजूद नियोजित शिक्षकों ने इस फरमान का विरोध किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का नियोजित शिक्षकों ने घेराव कर दिया, जहां सक्षमता परीक्षा और फिर ट्रांसफर का विरोध जताते हुए नियोजित शिक्षक शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। जहां शिक्षकों का कहना है कि सरकार सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लेगी और 3 बार परीक्षा फेल होने पर शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। लगातार 3 बार सक्षमता परीक्षा फेल होने पर नौकरी चली जाएगी। जब हम लोग 14 साल से काम कर रहे हैं, अब ट्रांसफर किया जा रहा है। जब परिवार और फिर बच्चों को छोड़ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। जब शिक्षकों का कहना है कि उन्हें जलील किया जा रहा है, कभी ट्रांसफर की बात की जाती है तो कभी नौकरी से निकाल देने की बात की जा रही है। जब 3 परीक्षा को लेकर के सरकार क्या साबित करना चाहती है? यदि हम नहीं सफल हो पाते हैं तो फिर भारी बेइज्जती होगी। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि 15 साल नौकरी करने के बाद अब परीक्षा देने की बात कही जा रही है। ये परीक्षा हमारे सम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब साथ ही ट्रांसफर के लिए 3 ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, हम अपने परिवार को छोड़ करके कहाँ जाएं? जहाँ इस तरीके का कदम उठा करके सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने 2 टूक जवाब देते हुए कह दिया है कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जब बुधवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि यदि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसकी जानकारी मुझे आज मिली है। जहां आगामी बजट सत्र विधानसभा के नियमावली के अनुसार चलाऊंगा। जहां उन्होंने कहा कि हम नियम से बंधे हैं और नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। हमारे पद का फैसला सदन के विधायक करेंगे। गौरतलब है कि 12 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यह जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जहां उन्हें पद से हटाने के बाद नीतीश सरकार सदन में विश्वास मत प्राप्त करेगी। हालांकि ये केवल औपचारिकता ही होगी, जहां क्योंकि सदन में नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, जहां उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है। ये बहुमत के 123 के आंकड़े से अधिक है। जहां नई सरकार को जेडीयू और भाजपा के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर निर्दलीय विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। जहां भाजपा के 78 और फिर जदयू के 45 विधायक हैं, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। दोस्तों, बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग गुरुवार को अधिसूचना जारी करेगा। जी हां, इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां नामांकन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। जब वही नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी, नाम वापसी की तिथि 20 फरवरी है। अगर नौबत आई तो फिर चुनाव 27 फरवरी को होंगे, जहां शाम 5 बजे परिणाम भी आयोग घोषित करेगा। जहां इस बीच बिहार भाजपा के चुनावी समिति एवं कोर ग्रुप ने प्रत्याशियों के नाम चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया है। जहां इसके बाद से दावेदार दिल्ली से पटना तक नेतृत्व की समक्ष अपने अपने उम्मीदवारों को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। जब वर्तमान में राजद के मनोज झा और फिर अशफाक करीम, जदयू से अनिल प्रसाद हेंगरे और फिर वशिष्ठ नारायण सिंह, भाजपा के सुशील मोदी और कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश सिंह का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 6ठी सीट के लिए गुणगान गणित हो सकता है। जब प्रत्याशियों का नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक समीकरण और फिर नेतृत्व की कसौटी वाले चेहरे पर पार्टी के अंदर खाने चर्चा लगभग अंतिम दौर में है। जब एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान एनडीए की 22 अधिशेष सीट पर भी मंत्रण हो सकती है। जब इसमें भाजपा की 8, जदयू के 10 एवं मांझी की पार्टी के 4 मत सम्मिलित हैं।
दोस्तों, बदल के मौसम में गले में होने वाले इन्फेक्शन और सूजन से अगर आप परेशान हैं तो आप कुछ टिप्स अपना करके इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बता दूं कि ठंड कम हो गई है, लेकिन ठंड अभी भी बरकरार है। इसके अलावा दिन में धूप और फिर रात में ठंड के कारण ज़्यादातर लोग सर्दी खांसी के शिकार हो जाते हैं। बदलते मौसम के साथ गले में खराश और दर्द की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। जब ठंड के मौसम में खास तौर पर सुबह के समय गले में खराश और सूजन की समस्या हो जाती है। जब पानी में नमक मिलाकर के गरारे करें। अगर आप गले की खराश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आसान उपाय है कि पानी में नमक मिला करके गरारा करें। जब पानी में मौजूद नमक एंटीबैक्टीरिया होती है जो गले की खराश की समस्या से राहत दिलाते हैं। एक गिलास गर्म पानी लें और फिर उसमें नमक मिलाएं, फिर इस पानी से अच्छे से गड़गड़ा करें। दूसरे नंबर पर बात करें तो हल्दी वाले दूध में कई औषधीय गुण होते हैं जो कि गले की खराश से राहत दिलाने के लिए अच्छे होते हैं। तो फिर आप दूध को गर्म करके उसमें हल्दी मिला लें, जब फिर उसे रात को पिएं, इससे गले की खराश और फिर खराश से राहत मिलेगी। तीसरे नंबर पर बात करें तो कैमोमाइल चाय में कई औषधीय गुण होते हैं इसे पीने से इन्फेक्शन और फिर गले की खराश ठीक हो जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और फिर ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि आंखें, नाक और फिर गले के सूजन को ठीक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाप के बारे में। अगर गले में ज़्यादा सूजन हो तो फिर बोलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए भाप लेते रहें। भाप लेने से नमक और फिर गले की रुकावटें दूर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है जब दिन में 3 से 4 बार भाप लें। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक निर्जलता के उदाहरण बन गए हैं, जो चुनाव हारने के बावजूद भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके अपनी अब कुर्सी पर बने हुए हैं। जब बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कोई भी खेला हो जाए, आपको शायद जानकारी हो कि बिहार में 2012 के बाद यह नीतीश का 7वां राजनीतिक प्रयोग है। यह केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, बिहार में नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन के साथ रहे या फिर अकेले रहे या फिर बीजेपी के साथ रहे, इससे बिहार में क्या बदल गया? क्या आज बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हुई? जब बिहार में क्या चीनी मिलें चालू हुई? बिहार के लोगों को रोजगार तो मिला नहीं। बिहार के लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ही इस प्रदेश को सही विकल्प चुन करके विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसके लिए गांव-गांव घूम करके हम नए लोगों को तलाश कर रहे हैं। 20 फरवरी से सहरसा में 1 महीने रहकर भी सभी प्रखंड और फिर पंचायत तक पद यात्रा निकाल करके यहाँ की समस्याओं से रूबरू होंगे। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग, संप्रदाय, जाति के लोगों ने एक नए सर्वेक्षण में 55% लोगों ने बिहार में नए विकल्प की आवश्यकता बताई है। जहां पहले हम दल और फिर नेताओं के लिए काम करते थे, अब वही काम जनता के बीच अलग जला करके किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी भूमिका एक कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार अच्छी मिट्टी का चुनाव करके अपने अच्छी मूर्ति बना देते हैं, उसी प्रकार हम भी अच्छे लोगों की तलाश करके एक नए राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जब मैं मदद की तो फिर उस समय उनकी छवि सुशासन बाबू की थी, जिनके अंदर मानवता कूट कूट करके भरी हुई थी। जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए मानवीयता के आधार पर नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए गैसल रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वे काफ़ी बदल गए हैं। जिन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हुई है। दोस्तों, बिहार में सियासी उथल पुथल देखने को मिला है। जैसे नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर के एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है। वहीं 12 फरवरी को नए एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में ठन गई है। एनडीए का दावा है कि वह बहुमत साबित करके अपनी सरकार बना लेगी। वहीं राजद कांग्रेस का कहना है कि फ्लोर टेस्ट के दिन भी बिहार में खेला होगा और एनडीए सरकार अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। वहीं इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फ्लोर टेस्ट को लेकर के कहा है कि फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए एनडीए के सामने कोई अड़चन नहीं है। एनडीए सरकार 100% अपनी बहुमत साबित कर लेगी, वहीं कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पास ज़रूरत से ज़्यादा और फिर आवश्यकता से अधिक बहुमत है। सरकार के पास बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा संख्या है। वहीं राजद को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि राजद भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कथित महागठबंधन के कई विधायक इधर से उधर संपर्क में हैं। एनडीए में किसी तरीके की कोई भी टूट नहीं है। कांग्रेस राजद के कई नेता विधायक एनडीए के संपर्क में हैं।
तो दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के दो टूक बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब इस मसले पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारे ने कहा कि नैतिकता के बल पर उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर अब नीतीश सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि अब अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें हटाया जाएगा। जब नैतिकता के आधार पर वे इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर हम उन्हें हटा देंगे और विधानसभा उपाध्यक्ष सदन चलाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को मीटिंग के बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दो टूक कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर भड़कते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि 12 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में वे बतौर अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन नियम से चलता है और संख्या बल देखना उनका काम नहीं है, लिहाजा वे किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि इसका फैसला तो विधायक करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। स्पीकर ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें आज इसकी जानकारी मिली है, इसका फैसला विधायक करेंगे। विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, इसकी मेरे ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली है। नियमावली के अनुसार स्पीकर पर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का विकल्प देते हैं तो फिर 14 दिन या फिर 14वां दिन तक विधानसभा अध्यक्ष उस पद पर बने रहेंगे। इस पर जिस दिन तक सदन में मतदान नहीं हो जाते तब तक वे रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट सत्र को लेकर के परंपरागत तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक हुई। दोस्तों, बिहार में मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से एक्शन में हैं। इस बार उन्होंने बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को ही चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पत्ते हिलाने से कुछ नहीं होगा, दम है तो पैर हिलाइए, दिमक इन वृक्षों की जड़ों में है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो भी बनाया है। ये वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उपलब्ध है। जब मनीष कश्यप ने यह वीडियो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा शिक्षकों को डांटने फटकारने के विरोध में बनाया है। वो अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि पाठक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, या आपके काम का तरीका भी बेहतरीन है, मगर आप ये बताइए कि अब तक कितने जिला शिक्षा पदाधिकारी निलंबित किए गए। इस सवाल के बाद मनीष कश्यप अध्यापकों को डांटने फटकारने की बात का हवाला देते हुए कहा, आगे बोलते हैं कि केवल पत्ता हिलाने से कुछ नहीं होता, अगर दम है तो फिर पैर हिलाइए, क्योंकि दिमक इन पैरों की जड़ों में ही बैठा है। और उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर कुंडली मार करके बैठे 4 डीओ को भी अगर वे सस्पेंड कर देते हैं तो फिर वे खुद उनके मुरीद हो जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। मनीष कश्यप ने अपर मुख्य सचिव के पाठक को सलाह दी है कि खाली टीचर पर गुस्सा दिखाकर के माहौल बनाए हैं। के पाठक के काम की प्रशंसा करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि क्रांतिकारी सुधार के लिए यही तरीका सही है। हालांकि पटना के कलेक्ट्रेट के साथ के पाठक का लड़ बैठना गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो गलत है उसे हम स्वीकार करते हैं। जब उन्होंने कहा कि वे भी आक्रामक होकर के बोलते थे, ये गलत था। जब उन्होंने के पाठक को भी कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें अध्यापकों को डांटने फटकारने की जगह डीओ पर एक्शन करना चाहिए। उन्हें उन पैरों की पहचान करनी चाहिए जिनमें दिमक लगे हुए हैं। वही बीमार पैरों को जिंदा करने के लिए यूरिया एवं पोटाश भी डालना होगा। दोस्तों, 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाले हैं। इससे पहले बिहार में संभावनाओं की सियासत को हवा मिल रही है। जब भाजपा और जदयू का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, वहीं राजद दावा कर रहे हैं कि जदयू के 17 विधायक लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना में ही अपनी सभी विधायकों को रहने की हिदायत दी है, जब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों ने हैदराबाद में डेरा डाला हुआ है। सियासी दावपेच के बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जदयू के 1 और भाजपा के 2 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। यह खबर सामने आई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलेगा तो फिर वे अपनी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। जदयू के एक विधायक ने तो खुलेआम लोकसभा चुनाव लड़ने की बात तक कह डाली है। भाजपा के 2 विधायक भी जाति आधारित गणना के बाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अगर भाजपा की तरफ से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर वे पार्टी से किनारा कर सकते हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि इन 3 विधायकों को विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा टिकट का ऑफर मिलता है तो फिर बिहार में खेला होना मुमकिन है। जब वहीं विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने ये भी कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए फुल प्रूफ प्लान लिए बैठे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि राजद इस बार आसानी से सत्ता हाथ से जाने देने के मोड में नहीं है। जब महागठबंधन की तरफ से अगर सही बॉलिंग हुई तो फिर राजद सत्ता में वापसी कर सकती है। अब देखना यह होगा कि 12 फरवरी को बिहार में क्या सियासी समीकरण बनता है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा 12 फरवरी को, जब तक आप इंतजार कीजिए।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। गुरुवार को दिल्ली में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। जब बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है। जब मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरा उनसे यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी से पुराना रिश्ता है। जब इसकी यानी कि भारत रत्न घोषणा की गई तो फिर मैंने उन्हें बधाई दी थी। आज उनसे मिलकर के मुझे खुशी हुई। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के दिन से ही सीएम नीतीश कुमार ने खूब तारीफ की थी। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का देश के विकास में बड़ा योगदान है। जहां सर्वदलीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने देश के गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री के रूप में काफी बेहतर कार्य किया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि आडवाणी जी देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। यह लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का केंद्र सरकार का निर्णय का स्वागत योग्य है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करता हूँ। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार में बड़ी टूट होने वाली है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 12 फरवरी को बड़ा खेला होगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में दावा किया है कि राज को राज ही रहने दीजिए। 12 फरवरी को बिहार में बड़ा खेला होगा। जब बिहार में बड़ी टूट होने वाली है क्योंकि जेडीयू के सारे विधायक नीतीश कुमार से बेहद नाराज हैं। तभी तो मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि लिहाजा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए हैं। इसके साथ ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरजेडी को तोड़ना नामुमकिन है। जब हम दूसरे को तोड़ सकते हैं लेकिन खुद टूटने वाले नहीं हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों में एकजुटता बढ़ी है। ईडी जितना परेशान रहे करेगी, चुनाव में उतना भी बड़ा जनसंपर्क मिलेगा। 12 फरवरी का इंतजार करिए, बड़ा खेला होगा। गौरतलब है कि 12 फरवरी को बिहार की नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जब विरोधी खेमा द्वारा लगातार बड़ा खेला होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि एनडीए के पक्ष में 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है तो फिर वहीं पर विरोधी खेमे के पास 114 विधायकों का समर्थन है। दोस्तों, बिहार में कुछ न कुछ अजीब मामले सामने आते रहते हैं। जब कभी यहाँ से ट्रेन का इंजन तो कभी पुल गायब हो जाता है। ताज़ा मामला अब शिक्षा विभाग का है। जहाँ विभाग की लापरवाही के चलते कई सालों से स्कूली बच्चे पाठ्यक्रम में भ्रमित होते जा रहे हैं। जहाँ छात्र पिछले 12 सालों से स्कूल की किताब से भ्रमित होते आ रहे हैं। छात्र स्कूली किताब में शेर को बाघ पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग से एक ही पाठ्यक्रम की पुस्तक में 2 बार बड़ी भूल की गई है। जब इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई तो इसे चूक मानते हुए इसमें सुधार की बात कही गई है। यह मामला सांस्कृतिक विषय से जुड़ा हुआ है। जब लखीसराय के संस्कृत के शिक्षक सह प्रतिभा चयन एकता मंच के सचिव पीयूष कुमार झा के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृति विषय की कक्षा 10 की पीयूषम द्वितीय भाग के एकादश पाठ में बड़ी चूक की गई है। इस पीठ में नारायण पंडित द्वारा रचित हेतोपदेश के मित्र लाभ नामक भाग से संकलित यानी कि बाघ और फिर पथिक की कहानी पाठ की शुरुआत में जो फोटो छपा हुआ है वह छात्रों को गलत संदेश दे रहा है। पीयूष कुमार झा कहते हैं कि विभाग ने किताब के एकादश पाठ में गलती करते हुए बाघ की कहानी में शेर का फोटो लगा रखा है। हैरत की बात यह है कि किताब में विषय के मुताबिक छपे गलत फोटो पर पिछले 12 सालों से किसी भी विभागीय अधिकारियों की नजर नहीं लगी है। विभाग से चूक सिर्फ इस विषय पर नहीं हुई बल्कि एक बड़ी गलती और की गई है। यह इस किताब के त्रोदय पाठ विश्व शांति में गड़बड़ हुई है। इस पाठ में जलियांवाला बाग की फोटो लगाई गई है, जबकि इस लेख में कहीं भी जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं किया गया है। जब पीयूष कुमार झा ने इस विषय पर आपत्ति दर्ज करते हुए फोटो बदलने की मांग की है। जहाँ शिक्षक पीयूष कुमार झा ने इस बड़ी गलती की जब SCRT पटना से को सूचना दी गई तो फिर अधिकतर के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो फिर विभाग में हरकत मच गया। इसके बाद परिषद ने लिखित रूप से गलती मानते हुए पाठ्यपुस्तक या अगले प्रकाशन में सुधार का भरोसा दिलाया है। मीडिया से बातचीत में विभाग के प्रभारी SCRT पटना विभा रानी ने बताया है कि उन्हें कक्षा 10वीं की संस्कृति के पाठ्य पुस्तक में गलत अंश छपने की खबर जानकारी मिली है। जब पुस्तक में बाघ की जगह शेर की तस्वीर छपी है। इसमें अगले प्रकाशन से सुधार कराया जा रहा है। जब जल्द ही विद्यालय में नए संस्करण की सुधार हुई पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, आमतौर पर पुलिस कर्मियों को लेकर कि आम जनमानस में नेगेटिव इमेज रहती है। जैसे में किसी थाने में नए थानेदार के आ जाने या फिर जाने को लेकर के कोई खास कौतूहल आम लोगों में नहीं होता है। लेकिन मुजफ्फरपुर के एक थानेदार का जब तबादला दूसरी जगह किया गया तो फिर क्षेत्र के लोग भावुक हो गए, क्योंकि थानेदार के कई सामाजिक कार्य की वजह से लोगों को जुड़ाव उनसे हो गया। ये खुशनसीब थानेदार मुजफ्फरपुर के तुर्की OP में
शानदार काम करने वाले रवि प्रकाश हैं। जय इस थाने के से तत्कालीन ओपी अध्यक्ष रवि प्रकाश के तबादले के बाद स्थानीय लोगों ने अनोखे ढंग से विदाई समारोह का आयोजन किया। इस विदाई समारोह में बैंड बाजा के साथ ही इनकी कार को दुल्हन की तरह सजाया गया। विदाई के समय आम लोगों ने वे रस्म भी निभाई जो एक बेटी के विदा के बाद उसे विदाई देते समय निभाई जाती है। जब फूलों से लदे कार में थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश सवार हुए तो फिर लोगों ने उनकी कार को धक्का भी लगाया। जब गले में फूलों की माला के साथ ही स्थानीय लोगों के इस प्रेम भाव से थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश बेहद खुश नजर आए। जब लोगों के इस प्यार से तत्कालीन ओपी अध्यक्ष भावुक हो गए और सबको धन्यवाद कहा। पुलिस कर्मियों को इस तरह से विदाई देने की चर्चा पूरे इलाके के साथ ही पुलिस महकमे में भी जोर शोर से हो रही है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और ITI का सर्टिफिकेट आपके नाम है यानी कि आपके पास है तो फिर रेलवे में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। रेलवे भर्ती सेल यानी कि RRC द्वारा दक्षिणी रेलवे के तहत अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं वे भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2860 पदों पर भर्ती की जाएगी, जहाँ इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू की थी और 28 फरवरी को समाप्त होगी। अगर आप भी दक्षिणी रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के तहत नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर खाली पड़े पदों का विवरण, योग्यता सहित अन्य बातों को जरूर जानें। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी आने वाले हैं। जो आपको बता दें कि पूर्णिया के बाद अब इस जिले में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहाँ इसके तहत वे कई राज्यों से भ्रमण कर रहे हैं। जहाँ इस दौरान राहुल गांधी बिहार भी आए और जहाँ उन्होंने तब सीमांचल के जिलों में यात्रा की थी। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में राहुल गांधी यात्रा कर चुके हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। जहाँ राहुल गांधी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिहार आ रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से अब ओडिशा प्रवेश कर गई है, जहां राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी को राहुल गांधी झारखंड होकर के एक बार फिर से बिहार में प्रवेश करेंगे। उनकी यात्रा इस बार औरंगाबाद से प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में राहुल गांधी के 15 और 16 फरवरी को बिहार में आने की संभावना है। यह संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी को झारखंड से वे औरंगाबाद के कुटुंबा में प्रवेश करेंगे। औरंगाबाद में उनकी सभा निर्धारित है। वहीं 15 फरवरी को राहुल गांधी का यात्रा विश्राम सासाराम में निर्धारित है। यह यात्रा के दूसरे दिन 16 फरवरी को वे सासाराम से कैमूर होते हुए उत्तर प्रदेश में बनारस के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जहानाबाद का ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए उपजाऊ माना जाता है। जब फिलहाल राहुल गांधी ओडिशा में यात्रा कर रहे हैं, जहाँ वहां से वापस झारखंड होकर के राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात PM आवास पर हुई है। जिस मुलाकात के दौरान कई सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई है, जहाँ इसके साथ ही बिहार के विकास को लेकर भी दोनों नेताओं में विचार विमर्श हुआ। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये PM नरेंद्र मोदी की उनकी पहली मुलाकात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि PM मोदी से मुलाकात के दौरान ही 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट, कैबिनेट विस्तार, आगामी लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर के रणनीति और फिर सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई है। दरअसल बिहार में 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के नई सरकार बनाई थी। इससे पहले बिहार में 2020 में भी दोनों दलों ने साथ आकर के सरकार बनाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये PM मोदी से CM नीतीश कुमार की औपचारिक मुलाकात है। दोस्तों, बिहार विधानमंडल में 12 तारीख को नई गठबंधन वाली सरकार यदि एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ नया हो सकता है और तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो बातें हैं सच हो सकती है। ऐसे में तमाम कयासों के बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा दावा किया है। यह दरअसल पिछले कई दिनों से बिहार कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में मौजूद है, जब उनकी वापसी सीधे विधानमंडल सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की एक दिन पहले होगी। जब वहीं ये कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से
कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब इन तमाम सवालों पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुल करके जवाब दिया है। अखिलेश सिंह से जब ये सवाल किया गया है कि पॉलिटिकल गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस पर नजर है जदयू की और कांग्रेस में टूट ना हो जाए, इसकी चिंता कांग्रेस से बिहार प्रदेश अध्यक्ष और फिर पार्टी आलाकमान को सबसे अधिक है। इसके बाद इसका जवाब देते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि हम लोगों की भी नज़र जदयू पर है। अब तो 12 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या खेला होगा, या उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या इसके आगे अखिलेश सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुकी हैं, या नीतीश कुमार जी अब इतिहास हो गए हैं। 12 तारीख को आप लोग खुद ये चीज़ कहिएगा और हमको याद कीजिएगा, जब बाकी क्या होगा और क्या नहीं होगा इस पर भी कुछ नहीं कहना है। या आप खुद होशियार हैं और खुद दिमाग लगाइए, बाकी इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है कि 14 लाख ऐसे लोग हैं जिनका अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के 14 लाख मतदाताओं के पास मतदान पहचान पत्र नहीं है। ऐसे मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों पर ही मतदान कर सकेंगे। जिन मतदाताओं के पास इपिक नहीं है यानी कि पहचान पत्र नहीं है, उनमें से 46% मतदाताओं को जानकारी का अभाव है कि इसको फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में इनके पास इपिक नहीं है। इसमें 16.2% मतदाताओं ने बताया है कि इसका एपिक खो चुके हैं, जबकि 7.6% मतदाताओं ने बताया है कि उनके एपिक ही नहीं मिला है। किसी भी मतदाता को मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद मतदाता को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र आवश्यक प्रमाण पत्र है। इन दोनों के अभाव में कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर सकता है। हालांकि मतदाता सूची 2024 के अनुसार 100% मतदाताओं का एपिक तैयार है। हाल ही में मतदाताओं से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के मतदाता संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण और फिर व्यवहार की बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जब मतदाताओं से मतदाता सूची के बारे में पूछा गया तो फिर 95.3% मतदाताओं ने बताया है कि इनको इसकी जानकारी है, जबकि 3.3% मतदाताओं को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने वालों से पूछा गया तो फिर राज्य के यानी कि बिहार के 86.4% मतदाताओं ने बताया है कि जानकारी के अभाव में वे अपना नाम शामिल नहीं करा पाए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।